देखिए स्टूडेंट्स, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि पहले ही बताया था मैंने कि अगर हम किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को जो है वो किसी चीज़ का लॉस करते हैं या उसको उसका त्याग सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसको सेक्रीफाइस करने की जो कॉस्ट होती है उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत जिसको हम कहते हैं। जैसे देखो, इसने बताया कि आपके पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आप रेंट पे भी चढ़ा सकते हो और उस बिल्डिंग पे आप कोई प्लांट भी इंस्टॉल कर लेते हो। तो अगर आपने प्लांट इंस्टॉल कर दिया तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, लॉस ऑफ रेंट। अगर आपने रेंट पर चढ़ा दिया तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, इंस्टॉलिंग अ प्लांट, है ना। तो उसका जो अल्टरनेट यूज़ है वो कहलाती है उसकी अवसर लागत। उसके बाद देखो नेक्स्ट आती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब नाम से पता चल रहा है रिप्लेसमेंट, कि अगर आपने किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना है, उसकी जगह दूसरी चीज़ लेनी है, तो उसकी कॉस्ट क्या है। जैसे आपने कोई मटेरियल लिया एक्स, वो मार्केट से आपने लिया 100 रुपीज़ पर यूनिट का, ठीक है। आप आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अगर आप उसकी कॉस्ट पता करते हैं तो वो हो जाती है 150। तो उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 150, जो आपने कितने का लिया था, 100 का। ये कहलाएगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आती है रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट मतलब विचारणीय, इम्पॉर्टेंट कॉस्ट वी कैन से। तो जब डिसीज़न लेने के लिए ऐसी कॉस्ट जो डिसीज़न मेकिंग के लिए रेलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना आप सोच नहीं सकते डिसीज़न लेने का, तो इस कॉस्ट को हम कहते हैं रेलेवेंट कॉस्ट, है ना। जैसे प्रेजेंट डेप्रिसिएटेड कॉस्ट ऑफ मशीन, ये रेलेवेंट कॉस्ट है इन केस ऑफ डिसीजन ऑफ इट्स सेल, कि अगर आप इसको सेल कर रहे हो तो इसकी जो प्रेजेंट डेप्रिसिएबल कॉस्ट है, क्या कितनी कॉस्ट आपके पास है, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, तो वो इम्पॉर्टेंट है ना। और ये इरेलीवेंट है इन केस ऑफ डिसीजन ऑफ इट्स रिप्लेसमेंट, कि अगर आपने इसको रिप्लेस करना है तो ये इरेलीवेंट हो जाएगी। मतलब डिसीजन लेने के लिए जो कॉस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम क्या कहेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आती है इम्प्यूटेड कॉस्ट, जिसको हम काल्पनिक लागत भी कह सकते हैं, कि ऐसी कॉस्ट जिससे कैश का आउटफ्लो तो नहीं हुआ, आपके यहाँ से कैश तो नहीं गया, लेकिन हम उसको एज एन एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट में शो करते हैं। जैसे रेंट ऑफ द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग जो ऑनर है उसकी अपनी है ना, तो उसको कोई किराया नहीं देना पड़ रहा, लेकिन उसको वो शो कर रहा है एज एन एक्सपेंडिचर कि अगर वो बिल्डिंग बाहर से हायर करता, रेंट पर लेता, तो उसको इतना रेंट पे करना होता। तो इस तरह की जो कॉस्ट है वो क्या कहलाती है, इम्प्यूटेड कॉस्ट। ऐसे ही सपोज़ वो खुद कंपनी में काम कर रहा है, तो अगर वो अपनी सैलरी दिखाता है उसके अंदर, अपने एक्सपेंडिचर के अंदर, तो इस तरह की कॉस्ट जिसमें कैश का आउटफ्लो तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन हम उसकी कॉस्ट मान लेते हैं और उसको जो है वो बिज़नेस में एज एन एक्सपेंडिचर शो करते हैं, तो ऐसी कॉस्ट कहलाती है इम्प्यूटेड कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए आते हैं संक कॉस्ट, डूबी हुई लागत। अब ये संक कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट मीन्स ऐसा एक्सपेंडिचर या ऐसी कॉस्ट जो आप कर तो चुके हैं लेकिन उसका कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे सपोज़ कोई मशीन है जिसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू है सपोज़ 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपए है, लेकिन जब आप उसको सेल करते हैं तो आपको सिर्फ 30,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो बैलेंस शीट में तो आपने उसको एसेट में दिखा रखा है 3 लाख रुपए, बट उसकी सेल्स प्राइस है वो 30,000 है, तो इट मीन्स आपका जो लॉस है वो कितना हुआ, 2,70,000। तो ये जो कॉस्ट है वो क्या कहलाएगी, संक कॉस्ट, जो कि अगर आप बेचेंगे तो ये आपको संक कॉस्ट में शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट वो है जो कि नॉर्मल जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो डे टू डे की जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसमें जो कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल कॉस्ट। जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, है ना। इस तरह की जो कॉस्ट है वो क्या कहलाती है, नॉर्मल कॉस्ट। और इसमें नॉर्मल आइडियल टाइम को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे आइडियल टाइम आपको लगता है कि एम्प्लॉयज़ का अगर 8 घंटे का टाइम है तो वो आधा घंटा तो रेस्ट करेंगे ही, है ना। तो यहाँ पर जो आइडियल टाइम है वो नॉर्मल कितना हुआ, 30 मिनट्स। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा रेस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा आपका आइडियल टाइम हो जाता है, तो वो कहलाएगी एबनॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट दैट इज़ नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पर जितनी कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कॉस्ट। अब नॉर्मल इसका बिल्कुल उल्टा है, कि जितनी कॉस्ट होनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल। जो इरेगुलर एक्टिविटीज़ की वजह से या अनएक्सपेक्टेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से आती है। जैसे सपोज़ आइडियल टाइम बढ़ जाता है, आपने सोचा था 30 मिनट्स होगा, लेकिन वो आइडियल टाइम 3 से 4 घंटे हो गया किसी भी वजह से, तो ऐसी जो कॉस्ट है वो कहलाएगी एबनॉर्मल। नेक्स्ट देखिए अवॉइडेबल कॉस्ट।
अवॉइडेबल कॉस्ट वो है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब जिसको अगर आप छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, है ना। जैसे सपोज़ कोई भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि अगर ये ना भी करें तो भी काम चलेगा, इससे कोई परफॉर्मेंस के ऊपर या एफिशिएंसी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे आपने बिल्डिंग ली रेंट पर, अब रेंट पे जो बिल्डिंग ली उसका रेंट 10,000 भी हो सकता है, उसी मतलब उसी लैंड का और उसी एरिया का, और उसका जो रेंट है वो 1 लाख भी हो सकता है ना। काम वही होना है वहाँ पर। तो इस तरह की जो कॉस्ट जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ऐसी कॉस्ट कहलाती है अवॉइडेबल कॉस्ट, जिसका जो परफॉर्मेंस है या जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो अवॉइडेबल कॉस्ट आर लॉजिकली एसोसिएटेड with some activity or situation are ascertained by difference of actual cost with the happening of the situation, है ना, नॉर्मल कोस्ट के साथ। जैसे स्पॉयलेज मैन्युफैक्चरिंग में जो होती है उसको एक नॉर्मल लिमिट तक तो वो हो जाती है, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसी कोस्ट क्या कहलाएगी, अवॉइडेबल। एक होती है अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, है ना। जैसे जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे आप बच नहीं सकते, तो ऐसी जो कोस्ट है वो कहलाती है अनअवॉइडेबल कोस्ट। तो ये था कुछ की टाइप्स ऑफ कोस्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। इसके अकॉर्डिंग जो कोस्ट है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ये भी मैं पहले करा चुकी हूँ। सबसे पहला आता है बैच कोस्ट। अब देखो बैच कोस्ट क्या है, बैच कोस्ट मीन्स एक बैच की, जैसे जॉब कोस्टिंग के बारे में बताया था ना कि हम एक जॉब की कोस्ट निकालते हैं, है ना, कि जब प्रोडक्शन किया जाता है तो एक पर्टिकुलर एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो उसी तरह से जो बैच कोस्ट है वो भी एक एग्रीगेट कोस्ट है रिलेटिंग टू अ कोस्ट यूनिट। जैसे सपोज़ टेलीविज़न बनाने का ऑर्डर मिला और जैसे 1000 टीवी बनाने हैं, तो उसकी जो कोस्ट निकालेंगे वो कहलाएगी बैच कोस्ट। नेक्स्ट देखिए प्रोसेस कोस्ट, कि जब हमारी जो प्रोडक्शन है वो कई स्टेप से होकर गुजरती है, कई प्रोसेस से होकर गुजरती है, तो वहाँ पर हमारे को प्रोसेस कोस्ट निकालनी होती है हर प्रोसेस की। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कोस्ट, कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन कोस्ट। ऑपरेशन कोस्ट वहाँ निकलती है जहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट ऑपरेशन से, जैसे प्रोसेस का था उसी तरह से यहाँ भी डिफरेंट स्टेप्स से होकर गुजरते हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक ऑपरेशन की कोस्ट निकालनी है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन कोस्ट। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कोस्ट। ऑपरेटिंग कोस्ट निकलती है जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उस तरह की कंपनी में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है या होटल सर्विसेज हैं, है ना, इस तरह की जो, या क्लब हैं, इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज जो देते हैं उनकी जो कोस्ट निकाली जाती है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग कोस्ट। तो इट इज़ द कोस्ट इनकर्ड इन कंडक्टिंग अ बिजनेस एक्टिविटी। ऑपरेटिंग कोस्ट रेफर टू द कोस्ट ऑफ अंडरटेकिंग विच डू नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट बट प्रोवाइड सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट, कि जब किसी भी काम को करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता है फॉर ए सर्टेन टाइम, ज़रूरी नहीं है 1 साल का हो, उसमें 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है, तो उसकी जो कोस्ट निकाली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट, है ना। चलो यहीं तक करना, बाकी हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।